दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम चालू करेंगे ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण परिवर्तन एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। ऑप्शन देखिए, विकृषीकरण और आत्महत्याएं, विकृषीकरण, कृषकों की समृद्धि और कृषकों के बीच आत्महत्याएं। तो आपको बताना है कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये है दोस्तों विकृषीकरण। और आप जान लीजिए कि भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आय असमानता उत्पन्न हुई है, और ये स्थिति कुछ कृषकों के लिए समृद्धि का कारण तो कुछ के लिए गरीबी के कारण बनी है। दोस्तों, परिणाम स्वरूप विकृषीकरण यानी डीपेजेंटाइजेशन उत्पन्न हुई है, और नवीन योजनाओं के लिए भूमि का अधिकाधिक उपयोग के साथ भूमि का विभाजन भी हुआ है। दशकों की अवधि में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भूमि छोटे और सीमांत किसानों की निराशा का कारण भी बन गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप जो है विकृषीकरण की सर्वाधिक खराब या अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। आपको बताना है इनके आधार पर जो उत्तर है। कथन है कि ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समानांतर व्यवस्थाएं हैं। कारण है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्राम नगर सातत्य या रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूअम संकल्पना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसमें आप देखिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि जो ग्राम नगर सातत्य है, रेडफील्ड ने 1930 में लोक नगरीय नैरंतर्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया और कहा कि अत्यंत छोटे और गांव और विशाल नगरों के बीच एक निरंतरता होती है। ग्राम और नगर इस निरंतरता के दो छोर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई ऐसे गांव और नगर होते हैं जिनमें कम या अधिक मात्रा में इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम एक छोटे गांव से महानगर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे नगर अधिक नगरीय, अधिक लौकिक, अधिक व्यक्तिवादी के साथ इनमें अधिक श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। और इस प्रकार ग्राम नगर सातत्य की संकल्पना इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम और नगर समानांतर व्यवस्थाएं हैं। और ये कथन सत्य है, और कारण भी सत्य है कि दोस्तों, ग्राम नगर सातत्य संकल्पना विकसित करने में रॉबर्ट रेडफील्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड और हेनरी मैन। तो सही उत्तर है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा विकसित की गई है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो आप जानते हैं कि लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और इन्होंने मैक्सिको के 4 क्षेत्रों का अध्ययन किया, जिसमें तास्की जनजाति गांव है, चानकोम कृषक गांव है, द्विगतात एक कस्बा है और मारिडा एक शहर के अध्ययन के उपरांत चारों को एक क्रम में रखकर उनकी विशेषताओं को देखा और पाया कि जैसे जैसे ग्रामीण समुदाय से नगरीय समुदाय की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे समूह के आकार में वृद्धि, लोगों की बहुलताओं और विघटनकारी तत्वों का बढ़ता हुआ प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। और इसी दशा को वे लोक नगरी सातत्य या देखिए फोक अर्बन कंटिन्यूअम कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है, आपको बताना है। ऑप्शन है विकास और तकनीकी की, देखिए विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की या धार्मिक अंधविश्वासों की। तो सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका विज्ञान और तकनीकी की है। और आप जान लीजिए कि जैसे जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी समग्र विकास और परिवर्तन आ रहा है। और विज्ञान और तकनीकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। विज्ञान और तकनीक का उपयोग आज के दौर में ग्रामीण लोग अपने कृषि कार्यों में करते हैं, जैसे मशीनों द्वारा फसलों की कटाई, फसलों के उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन देखिए, एल विर्थ के द्वारा, आर रेडफील्ड के द्वारा, गाल्पिन द्वारा या फिर बर्गल द्वारा। तो सही उत्तर है चार्ल्स जे गाल्पिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि ग्राम्य नगर की अवधारणा चार्ल्स जे गाल्पिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और गाल्पिन का कहना है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा जनित मिश्रण की मध्यवर्ती प्रक्रिया को ग्राम्य नगर कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्राम्य नगर अवधारणा चार्ल्स जे गाल्पिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है। देखिए, धन का अभाव, भूमि का अभाव, स्थानीय लोगों के बीच स्वयं के लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, और चौथा है अशिक्षा। तो सही उत्तर है ग्रामीण भारत के विकास में मुख्य बाधा स्थानीय लोगों में स्वयं के लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या है। और आप जान लीजिए कि भारत में ग्रामीण विकास में धन, अशिक्षा प्रमुख बाधा है, लेकिन एक बाधा स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या है, जिसके कारण लोग आपस में उलझे रहते हैं और उसी में उलझे रह जाते हैं, कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं ग्रामीण परिवर्तन और विकास के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। तो आपको बताना है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन देखिए 1980, 1981, 1982 या 1985। तो सही उत्तर है 1980। याद रखिएगा दोस्तों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेगुलर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2 अक्टूबर 1980 से 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई थी। और ये योजना गरीबी और बेरोजगारी के निवारण की दिशा में पहली सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और इससे पहली बार गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की नीति अपनाई गई। ये मूलतः निर्धनता उन्मूलन से संबंधित योजना है, पर इसमें लोगों को कृषि से संबंधित अनेक क्रियाओं में स्वरोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में पूर्व में चल रही योजनाओं जैसे SFDA, MFAL, DPAP, DDP और CADP का विलय कर दिया गया। और ये योजना 1 अप्रैल 1999 तक चली। फिर इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखिए, श्रम की समस्या का समाधान, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि या निर्धनता उन्मूलन के रूप में। तो सही उत्तर है दोस्तों, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, DPAP, COFEPOSA और FFDA और CAD। तो इसमें आप देख लीजिए कि COFEPOSA ये योजना राष्ट्रीय एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है, कथन है कि IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था, और कारण है यह एक साख यानी क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, आईआरडीपी जो है ये 1980-81 में प्रारंभ हुआ था और ये एक साख से जुड़ा कार्यक्रम था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के ऋण और अनुदान देकर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। और ऐसे लोगों की जिनकी वार्षिक आय 3500 रुपये से अधिक नहीं थी और वो लोग गांव के निर्धन, अनुसूचित जाति, जनजाति, खेतिहर मजदूर और लघु सीमांत कृषक इसमें शामिल थे। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आईआरडीपी 1980-81 में प्रारंभ हुआ था और ये एक साख यानी क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था जिसमें लोगों को ऋण देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना था गरीबी रेखा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? देखिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय स्वशासी निकाय या पंचायत समिति। तो सही उत्तर है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। दोस्तों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संपूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का कार्य राज्यों को दिशा निर्देशन करना, नीति निर्धारण करना और कार्यक्रम की रूपरेखा स्थापित करना है। इसके अलावा उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, तकनीकी सहजता, प्रशिक्षण और शोध संबंधी कार्यों की सहायता करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन किया है? देखिए, ए आर देसाई, एस सी दुबे, आस्कर लेविस या ये सभी। तो दोस्तों आप जान लीजिए, ये सभी विचारक जो हैं इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है, इनका मूल्यांकन किया है। और अन्य विचारकों के नाम आप जान लीजिए, विल्सन, कार्ल टेलर, आस्कर लेविस, ओपलर, एस सी दुबे, ए आर देसाई, मेंडलबाम आदि ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना ये 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, SGSY जो कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम है दोस्तों। और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, समता निर्माण और आमदनी देने वाले परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। और ये कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर ये योजना ध्यान देती है। और इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणों की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1952 यानी 1952 में। और तिथि याद रखिए 2 अक्टूबर 1952। दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भौतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण विकास सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व और स्व अभिशासन की संस्थाओं का विकास करना और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं कि 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय संस्थाएं पंचायती राज संस्थाएं हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से किया गया। और BR मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी। भारतीय संसद द्वारा संविधान का 73वां संशोधन 1992 में किया गया, जो पंचायती राज से संबंधित है। और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के
त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना है। और भारत में जहां मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, वहीं ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा और विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन और इसे प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और वर्ष 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति में पंचायती राज के द्विस्तरीय ढांचे का सुझाव दिया गया, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर पंचायत मंडल होगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि उसके प्रथम बैठक से प्रारंभ मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप जानते हैं, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, उनको जागरूक करना, ये पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप जान लीजिए कि मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? आपको बताना है। तो उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों, आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी? तो उत्तर है बलवंत राय मेहता, यानी कहीं कहीं BR मेहता समिति भी आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अशोक मेहता और बलवंत मेहता दो अलग अलग समितियां हैं। तो बलवंत मेहता समिति ने 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी पंचायती राज के लिए, जबकि अशोक मेहता ने केवल द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं पंचायती राज से। और पंचायतों को दोस्तों देखिए, इसमें आपको जानना है कि ऐसे तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, लेकिन भारतीय संसद द्वारा संविधान का 73वां संशोधन 1992 में किया गया। ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें दोस्तों पंचायती राज को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया है किस संशोधन के माध्यम से? तो उत्तर है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था, ये मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? तो क्षेत्रीय विस्तार का आरोही क्रम सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगा, फिर खंड विकास समिति और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर पर खंड विकास समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है और ये पंचायती राज के अंतर्गत क्षेत्रीय विस्तार का आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, सादिक अली प्रतिवेदन या गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन? तो सही उत्तर है अशोक मेहता समिति। दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की बात की थी और इन्होंने पंचायती राज के जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर मंडल पंचायत की बात की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो न्यूनतम कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो आप जान लीजिए
73वें संविधान संशोधन। दोस्तों, ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता में वृद्धि के लिए 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और आप जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय 9 जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 243 घ में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के स्थानों का आरक्षण प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि किसी पंचायत में कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ये स्थान किसी पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बारी बारी से निर्धारित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है, आपको बताना है। राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक। तो सही उत्तर है राजनैतिक। दोस्तों, वर्तमान भारत में पंचायती राज एक राजनैतिक अवधारणा है और भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीबों की समस्याओं का अध्ययन करने, पंचायती राज पर विचार करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और लोकतांत्रिक अवधारणा को स्वीकार करते हुए राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो सही उत्तर है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया था या क्रियान्वित किया था? तो उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक है? शैक्षिक विकास, धर्मनिरपेक्षता, स्थानीय नियोजन या भ्रष्ट नौकरशाही? तो सही उत्तर है भ्रष्ट नौकरशाही। दोस्तों, पंचायती राज के विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि पंचायतों में अपनी समस्याओं को अपने आप हल करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है और न ही सहकारिता, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन जैसी पवित्र पंचायती भावनाएं ही इसमें विद्यमान हैं। पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी कारकों में अगर जो आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों की कमजोर स्थिति, समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव, शैक्षणिक योग्यता का अभाव, स्वतंत्र आर्थिक स्रोतों की पर्याप्तता का अभाव, जातिवाद की भावना, जनप्रतिनिधियों से संबंधित कठिनाइयाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक असहयोग अथवा भ्रष्ट नौकरशाही और महिलाओं की पर्याप्त सक्रियता का अभाव, ये सभी पंचायती राज के असफलता के उत्तरदायी कारकों में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है 1982, 1993, 1994 या 1995। तो सही उत्तर है 1995 यानी 1995। दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव एक्ट 1994 के तहत अप्रैल मई 1995 में हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण परिवर्तन और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।